फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो सेकंड पार्ट में आपके लिए ले आया हूँ फेडरलिज्म चैप्टर का। सिविक्स का चैप्टर 2 है जो। तो इसके पहले वाले पार्ट को अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो स्क्रीन पे जो लिंक शो कर रहा है वहाँ पे आप जाके पहले पार्ट को देख सकते हैं, जिससे आपका ये पार्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने पहले टॉपिक से इस पार्ट के, जो कि व्हाट ब्रॉट अबाउट रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया। तो पहले पार्ट के लास्ट में हम लोगों ने थ्री फोल्ड सिस्टम पढ़ा था, जो कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में। तो उसके बाद जो टॉपिक है हमारा कि फेडरलिज्म का रियल सक्सेस इंडिया में किस तरीके से हुआ। तो पहला पॉइंट है डिज़ायर ऑफ लिविंग टुगेदर। तो इंडियन जो पीपल हैं, जो सिटीजन्स हैं, वो एक साथ जुट के रहते हैं, तो इसका भी एक सक्सेस है, ये भी एक पॉइंट है सक्सेस का। रेस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स यहाँ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को यहाँ पे काफ़ी रिस्पेक्ट दी गई है। नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का मतलब है कि जो इलेक्टेड लीडर्स हैं वो किस तरीके से पीपल के विशेज़ को पूरी करते हैं, और पीपल के जो विशेज़ है वो किस तरीके से गवर्नमेंट पूरी करती है। तो इस तरीके से ये नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स कहलाता है। उसके बाद चलते हैं हम लोग हाउ डज़ इंडिया प्रैक्टिस फेडरलिज्म। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स के बारे में हम लोग डिटेल में इसके बाद जस्ट डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है लिंग्विस्टिक स्टेट्स, स्टेट्स को जो लैंग्वेज के बेस पे डिवाइड किया गया है। लैंग्वेज पॉलिसी, किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज नहीं कहा गया है। 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस भी दी गई हैं। उसके बाद है सेंट्रल स्टेट रिलेशन, कि स्टेट और सेंट्रल, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के किस तरीके से रिलेशन है। तो हम लोग अब लिंग्विस्टिक स्टेट्स पे थोड़ा देखते हैं। लिंग्विस्टिक स्टेट्स का मतलब यहाँ पे न्यू स्टेट्स फॉर्म्ड, बाउंड्रीज चेंज एंड कॉमन लैंग्वेज पीपल वर ब्रॉट टुगेदर। तो लिंग्विस्टिक स्टेट्स में एक ही लैंग्वेज के स्टेट था, जहाँ पे जो कॉमन पीपल थे वहाँ के एक लैंग्वेज के, सपोज करिए तमिल कोई लैंग्वेज है, तो उस तमिल लैंग्वेज को स्पोक करने वाले जो पीपल थे उनको एक एरिया में रखा गया। तो वहाँ पे उसको हम लोग फिर तमिलनाडु जो हमारा स्टेट है, वो तमिल लैंग्वेज वहाँ पे ज़्यादातर स्पीक करते हैं पीपल, और इंग्लिश भी काफ़ी बोली जाती है। उसके बाद देखते हैं स्टेट्स वर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, एथनिसिटी और कल्चर। एग्जाम्पल नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड यहाँ पे एग्जाम्पल है। दिस मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड एंड ईजी टू एडमिनिस्टर। इससे जो एडमिनिस्ट्रेटिंग, जो जैसे मैंने बताया कि एडमिनिस्ट्रेटिंग बहुत ईजी हो गई। उसके बाद चलते हैं हम लोग लैंग्वेज पॉलिसी पे। तो लैंग्वेज पॉलिसी पे पहला पॉइंट है कि नो लैंग्वेज हैज़ बिन गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इम्पोज हिंदी ऑन नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इम्पोज नहीं कर सकती हिंदी को, जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती उस स्टेट्स में, नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में वहाँ पे हिंदी बुलवाई नहीं जा सकती। तो उसके बाद देखते हैं यहाँ पे सेंटर एग्रीज टू यूज़ इंग्लिश अलॉन्ग विद हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेजेस। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों को मिलके यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेजेस की तरह यूज़ किया जाए। 22 लैंग्वेजेस 22 लैंग्वेजेस हैज़ बिन रिकग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। 22 लैंग्वेजेस को यहाँ पे शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस कहा गया है। यहाँ पे नोट, एक आप इम्पोर्टेंट नोट देखिए कि हिंदी इज़ द मदर टंग ऑफ 40% ऑफ इंडियंस। तो यहाँ पे इंडिया में 40% जो पीपल हैं, सिटीजन्स हैं, वो हिंदी स्पीक करते हैं। बाकी के 60% जो है वो अलग अलग लैंग्वेजेस के स्पीकर्स हैं। इसलिए यहाँ पे हिंदी को नेशनल लैंग्वेज नहीं कहा गया है, क्योंकि बाकी जो 60% पीपल हैं वो यहाँ पे हिंदी को समझ नहीं पाते, इसलिए उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट फिर देखते हैं हमारा सेंट्रल स्टेट रिलेशन। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है कि मेजर जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मेड इट डिफिकल्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट इन एन आर्बिटरी या ईजी मैनर। तो जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर नहीं देती कि वो स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर दे किसी भी लॉ मेकिंग डिसीजंस में। आर्बिट्रेरी मैनर मतलब यहाँ पे है ईजी मैनर में। उसके बाद है कि फेडरल पावर शेयरिंग इज़ मोर इफेक्टिव टुडे देन इट वाज अर्लियर आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू पावर। तो फेडरल पावर, जो हमारा फेडरल डिवीजन है, सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट, ये अभी या आज ईजी हो गया ये जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू पावर हुआ था। जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पावर में हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन का इफेक्ट्स दिखने लगे थे, तब यहाँ पे फेडरल डिवीजन या फेडरल पावर है वो और इफेक्टिव हो गई है। इसके बाद है कि कोलिशन लेड टू अ न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग। कोलिशन लेड टू अ न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रेस्पेक्ट ऑफ ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो कोलिशन गवर्नमेंट्स वो गवर्नमेंट्स होती हैं जो दो पार्टीज़ मिलके
अलायंस में फॉर्म करती हैं, उसको फ्रंट भी बोलते हैं हम लोग। तो कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे काफ़ी हेल्प की थी, न्यू कल्चर पावर शेयरिंग का ले आई थी और रिस्पेक्ट ले आई थी ऑटोनॉमी का स्टेट गवर्नमेंट में। तो इसी के साथ ये देखिए आप तीनों यहाँ पे जो सक्सेस है कि किस तरीके से फेडरलिज्म का सक्सेस हुआ है, तो 3 पॉइंट्स यहाँ पे हैं। पहला है कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स, लैंग्वेज पॉलिसी, सेंटर स्टेट रिलेशन। तो इन तीनों पॉइंट्स को आप ध्यान में रखें। फिर इसके बाद हम लोग अब देखते हैं रूरल एरिया पे थोड़ा हम जाएंगे। तो रूरल एरिया पे जो पावर शेयरिंग होती है उसको हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन की डेफिनेशन पहले आपको समझा देता हूँ। व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट, देन इट इज़ कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। तो जब पावर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर लोकल गवर्नमेंट को दी जाती है तो इसे हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। तो अब हम लोग को लगेगा कि इसकी ज़रूरत क्या है, तो डिसेंट्रलाइजेशन क्यों होना चाहिए। तो वाई डिसेंट्रलाइजेशन। पहला पॉइंट है कि वास्टनेस ऑफ स्टेट्स इन साइज ऑफ पॉपुलेशन। जैसे जैसे स्टेट्स की साइज़ और पॉपुलेशन इंक्रीज होती जाती है तो हर एरिया में गवर्नमेंट या गवर्न करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसलिए हमको डिसेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा है कि इंटरनली डाइवर्स। तो किसी भी जैसे बिहार को आप देख सकते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। 1 किलोमीटर के रेंज में काफ़ी ज़्यादा पीपल, 1000+ पीपल वहाँ पे रहते हैं। तो वहाँ पे गवर्न करने के लिए, वहाँ पे एडमिनिस्टर करने के लिए हमको लोकल गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद नीड फॉर पावर शेयरिंग, इसलिए हमको यहाँ पे पावर शेयरिंग की नीड होती है जो कि लोकल गवर्नमेंट पूरा करती है। तो यहाँ पे बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे कि सॉल्विंग लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज एज लोकल गवर्नमेंट लोकल लेवल, बिकॉज लोकल्स हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन द लोकेलिटीज़। तो इससे लोकल गवर्नमेंट के फॉर्म होने से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं लोकल लेवल पे ही, क्योंकि वहाँ के जो पीपल हैं उनको ज़्यादा अच्छी नॉलेज होती है वहाँ के प्रॉब्लम्स को और वहाँ के सॉल्यूशंस को, उनकी लोकेलिटी को वो अच्छी तरीके से जानते हैं। बेटर आइडियाज़ ऑन वेयर टू स्पेंड मनी एंड हाउ टू मैनेज थिंग एफिशिएंटली। तो जो लोकल गवर्नमेंट है उसको पता है कि हमारे एरिया में कहाँ पे मनी स्पेंड करना है, कहाँ पे स्कूल की ज़रूरत है, कहाँ पे हॉस्पिटल की ज़रूरत है। तो इसलिए यहाँ पे थिंग्स इससे एफिशिएंटली यहाँ पे यूज़ हो जाती है और पीपल को, जो वहाँ पे सिटीजन्स होते हैं, जो वहाँ पे पीपल रहते हैं, उनको फैसिलिटीज़ भी दी जाती हैं। एट लोकल लेवल इट इज़ पॉसिबल फॉर द पीपल टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग विच इंक्लूड्स अ हैबिट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। तो यहाँ पे लोकल लेवल में पीपल जो है वो पार्टिसिपेट कर देते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग में। कैसे? वहाँ पे जो इलेक्शंस होते हैं उससे भी अगर इलेक्शन में कोई जीत जाए तो वहाँ पे वो डिसीजन मेकिंग में वो पार्टिसिपेशन उसका हो जाएगा, जिससे यहाँ पे हैबिट बन जाती है डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन की, वहाँ पे डेमोक्रेसी भी हमको देखने को मिलती है। तो उसके बाद हम लोग अब देखते हैं लास्ट पॉइंट जो है रियलाइजेशन ऑफ वन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो यहाँ पे ये लास्ट पॉइंट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में है कि इसीलिए हमको यहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की पूरी नीड होती है। उसके बाद देखते हैं 1992 में जो एक्ट पास हुआ था तो उसके कुछ प्रोविजंस देखते हैं कि उसके कुछ फीचर्स देखते हैं। तो सबसे पहला है कि 1992 एक्ट में एक्ट के कुछ फीचर्स ये हैं कि सबसे पहला था कि रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर एससी, एसटीज़ एंड ओबीसीज़। तो 1992 एक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे एससी जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, हमारे माइनॉरिटीज़ हैं, उनके लिए सीट रिज़र्व की जाए। 1/3 सीट रिजर्व फॉर वुमेन, 1/3 सीट वुमेन के लिए रिजर्व की जाए। स्टेट गवर्नमेंट शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू टू लोकल बॉडीज़, लोकल गवर्नमेंट के पास भी पावर आ जाए कुछ रेवेन्यू और पावर। रेवेन्यू मतलब यहाँ पे कैपिटल से रिलेटेड है। स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट इलेक्शन, यहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमीशन फॉर्म हुई थी जो इलेक्शन को कंडक्ट करती थी। इट इज़ मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू लोकल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे एक लॉ पास हुआ था कि लोकल गवर्नमेंट में रेगुलरली 4 या 5 ईयर्स के टाइम स्पैन पे इलेक्शन होने चाहिए, जिससे वहाँ के लीडर्स भी चेंज हो। तो यहाँ पे ये कुछ फीचर्स थे 1992 एक्ट के, कुछ 5 पॉइंट्स में मैंने आपको बता दिए हैं। तो इसको आप ज़रूर यहाँ पे रेफ़र करें, इजी है, ज़्यादा आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक है यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट में किस तरीके से पावर शेयर होती है लोकल गवर्नमेंट में, रूरल एरियाज़ में और अर्बन एरियाज़ में। तो सबसे पहले हम लोग विलेज लेवल पे देखते हैं। तो विलेज लेवल में सबसे पहले ग्राम पंचायत फॉर्म होती है, जो कि फॉर्म होती है जो वहाँ पे प्रधान होते हैं, जो गांव के प्रधान होते हैं, उनसे ग्राम पंचायत फॉर्म होती है। तो ये ग्राम सभा से फॉर्म होती है, ग्राम सभा से ग्राम पंचायत फॉर्म होती है। उसके बाद जो इसका हेड होता है
ग्राम पंचायत का जो हेड होता है उसको हम लोग सरपंच कहते हैं। तो सरपंच, जब सरपंच ढेर सारे जो गांव के सरपंच है वो मिलके ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति फॉर्म करते हैं। पंचायत मेंबर से ये इलेक्ट होती है जो यहाँ पे सरपंच होते हैं। उसके बाद जो इसका ब्लॉक लेवल का जो हेड होता है या फिर जो पंचायत समिति का हेड होता है उसको हम लोग बीडीओ कहते हैं या फिर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जो कि ब्लॉक लेवल पे सारी एडमिनिस्ट्रेशन करता है। उसके बाद जो ब्लॉक लेवल के लीडर्स होते हैं वो मिलके ज़िला परिषद बनाते हैं। ये होता है इलेक्टेड मेंबर्स एंड हैव मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड एमएलए ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो जो ज़िला परिषद है वो इलेक्टेड मेंबर्स जैसे बीडीओ या और कोई इलेक्टेड मेंबर्स हो गए, और लोकसभा के मेंबर्स और एमएलए ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, इन सब से मिलके हमारा ज़िला परिषद फॉर्म होता है। उसके बाद जो ज़िला परिषद का हेड होता है उसको हम लोग ज़िला चेयरपर्सन कहते हैं। तो यहाँ पे चार्ट में मैंने आपको इजीली यहाँ पे समझा दिया है। बुक में थोड़ा सा आप रीड करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि बुक अगर आप थॉरली रीड करेंगे तो आपको जो मैंने समझाया है वो और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो उसके बाद हम लोग चलते हैं लास्ट में अर्बन। अर्बन एरियाज़ में किस तरीके से पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है लोकल गवर्नमेंट। सबसे पहले बिग सिटीज़ में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनता है, उसका जो हेड होता है वो मेयर होता है। तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वहाँ पे होता है, बनाया जाता है, और उसके हेड को हम लोग मेयर कहते हैं। और टाउन्स में सबसे पहले म्यूनिसिपैलिटीज़ होते हैं, उसके बाद म्यूनिसिपल चेयरपर्सन इसका हेड होता है। तो म्यूनिसिपैलिटीज़ मिल के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनाती हैं, और म्यूनिसिपैलिटीज़ का जो हेड होते हैं वो है म्यूनिसिपल चेयरपर्सन। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यहाँ पे पावर आप देख सकते हैं लोकल गवर्नमेंट का रूरल एरियाज़ और अर्बन एरियाज़ में। तो यहाँ पे एक और पॉइंट है कि इस सिस्टम को, जो फुल सिस्टम है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक लेवल और विलेज लेवल, इसको हम लोग पंचायत राज कहते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है कि यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट जो रूरल एरियाज़ में उनको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग पंचायत राज कहते हैं। फिर हम लोग चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे जो है डिफ़िकल्टीज़ फेस्ड बाय लोकल गवर्नमेंट। तो लोकल गवर्नमेंट किस तरीके से डिफ़िकल्टीज़ फेस करती है। पहला पॉइंट है कि इलेक्शन टू द ग्राम सभा आर नॉट हेल्ड रेगुलरली। तो वो यहाँ पे जो ग्राम सभा के इलेक्शंस है वो रेगुलरली हेल्ड नहीं करते। और दूसरा पॉइंट है कि मोस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट ट्रांसफरिंग पावर्स एंड रिसोर्सेज। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लोकल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर्स नहीं देते, और रिसोर्सेज का मतलब यहाँ पे कैपिटल है या बाकी जो रेवेन्यूज़ हैं उनको शेयर नहीं करते। तो इसीलिए यहाँ पे ये दो डिफ़िकल्टीज़ थे जो लोकल गवर्नमेंट फेस करते हैं। आगे इसको सॉल्व करने के लिए भी कुछ प्रोसेस यहाँ पे, कुछ फॉर्म्स या रिफॉर्म्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाए जाएँ, जिससे यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट के जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो सॉल्व हो जाए और पावर शेयरिंग डेमोक्रेटिक तरीके से हो। तो यहाँ पे इसी के साथ हमारे ये फुल चैप्टर का वीडियो हम लोगों ने कर लिया है, 2 पार्ट्स में यहाँ पे किया है। चैप्टर यहाँ पे हमारा फिनिश हो गया है। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए हैं, बेल आइकन के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।